हाय फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी मूवीज़। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2005 में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी म्यूनिक। ये एक सच्ची कहानी है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की, जिसने ओलंपिक में मारे गए अपने 11 खिलाड़ियों का बदला लेने के लिए एक ऑपरेशन चलाया और नाम दिया रेथ ऑफ गॉड, खुदा का कहर। 1972 जर्मनी का म्यूनिक शहर ओलंपिक गेम्स खेले जा रहे थे, लेकिन एक रात पीएलओ के 8 आतंकवादी इजराइल के 11 खिलाड़ियों को बंधक बना लेते हैं और इसके बदले इजराइल से उसकी जेलों में बंद 234 लोगों की रिहाई की मांग करते हैं। इस खबर से पूरे इजराइल में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है, मानो इजराइल में पहाड़ सा टूट पड़ा हो। लेकिन इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर आतंकवादियों की मांगों को मानने से इनकार कर देती हैं और खिलाड़ियों को बचाने के लिए इजराइल और जर्मनी में मीटिंग का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन तभी न्यूज़ आती है, बंधक बनाए गए उन 11 खिलाड़ियों को आतंकवादियों ने मार दिया है, जिससे पूरे इजराइल में मातम सा छा जाता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अपने काम में लग जाती है और 11 आतंकवादियों का नाम चिन्हित करती है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया या इसकी साजिश रची। प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर मोसाद और आर्मी के कुछ टॉप ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करती हैं। मोसाद सभी आतंकवादियों के नाम और उनकी जानकारी गोल्डा मेयर से शेयर करती है। वो सुन नहीं होती हैं और बोलती हैं, हम पर फिर हमला हुआ जबकि पूरी दुनिया जर्मनी में खेल खेलने में मस्त है। फ़िलहाल शांति भूल जाओ, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे हमारी ताकत क्या है। हमने निर्णय ले लिया है, पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मूवी के अगले सीन में एक जनरल एजेंट एबनर को एक सीक्रेट मीटिंग में ले जाता है, जहां इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर के साथ सेना के 2 जनरल और मोसाद चीफ रहते हैं। गोल्डा मेयर एबनर से मिलती हैं, उससे उसके पिता का हाल चाल पूछती हैं और बताती हैं, मैं खिलाड़ियों की शव यात्रा पर नहीं जा सकी क्योंकि उसी दिन मेरी बहन की मृत्यु हो गई थी। लोग नाराज़ थे, लेकिन परिवार पहले आता है। एक जनरल एबनर से बोलता है, यह एक सीक्रेट मीटिंग है, इसकी चर्चा तुम किसी से नहीं कर सकते, अपनी वाइफ से भी नहीं, क्योंकि तुम्हें अपना देश और परिवार भी छोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर एबनर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, मुझे लगा था आप मुझे टूरिस्ट सिक्योरिटी का काम देंगे। जनरल बोलते हैं, तुम्हारे पास सोचने के लिए आज रात का वक्त है। ये बोलकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। एबनर घर जाकर अपनी वाइफ से मिलता है और उसे मना लेता है। दूसरे दिन एबनर मोसाद के ऑफिस जाता है, जहां एक आदमी एबनर को बताता है, अब तुम्हें मोसाद से इस्तीफ़ा देना होगा। तुम्हें कोई भी मदद नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हारे ज़रूरत की हर चीज़ तुम्हें मिलती रहेगी। तुम्हें जिनेवा पहुंचकर 2 अकाउंट खोलने होंगे और हम उसमें पैसे भेजते रहेंगे। इसके बाद एबनर केस ऑफिसर एफ्रेम से मिलता है, जहां एफ्रेम उसे उन 11 आतंकवादियों की डिटेल देते हैं और बताते हैं, तुम्हें इन सब को मारना है और तुम अपने सभी ऑपरेशन यूरोप में ही करोगे, अरब कंट्री में नहीं। तुम्हारे साथ तुम्हारी टीम में 4 और लोग होंगे। तुम वैसे ही काम करोगे जैसे एक आतंकवादी करता है। तुम इस टीम के लीडर हो। इसके बाद एबनर जिनेवा जाने के लिए एरोप्लेन में बैठ जाता है और उस घटना के बारे में सोचने लगता है, कैसे उन आतंकवादियों ने उन खिलाड़ियों को मार दिया था। ये सोचते हुए एबनर अपने रिंग उतार कर अपने जेब में रख लेता है। मूवी की अगली सीन में एबनर जिनेवा में अपनी टीम के साथ खाना खा रहा होता है और एबनर को मिलाकर उसकी टीम में 5 लोग थे जो अलग अलग कामों के माहिर थे। उस टीम में रॉबर्ट बम बनाने में, स्टीव ड्राइविंग में, हैंस फर्जी दस्तावेज बनाने में और कार्ल किसी को मारने में एक्सपर्ट थे। एबनर अपने पुराने दोस्त से मिलने जाता है और अपने दोस्त की मदद से खबरी से मिलता है, जो एबनर को बताता है, तुम जिन जिन आतंकवादियों को ढूंढना चाहते हो, मैं तुम्हें उस काम में मदद करूंगा, लेकिन हर नाम के लिए $60,000 लूँगा। वो आदमी एबनर से बताता है, तुम जिन 11 आतंकवादियों को ढूंढ रहे हो, उनमें से एक आदमी अभी रोम में है। उसका नाम वाइल जेटर है, जो एक ट्रांसलेटर है। एबनर और उसकी टीम रोम पहुंचकर वाइल जेटर की रेकी करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके डेली शेड्यूल को ट्रैक करने लगते हैं। एक दिन वाइल जेटर बाजार से सामान लेकर घर जा रहा होता है। लिफ्ट में एबनर और रॉबर्ट पहुंच जाते हैं। एबनर पूछता है, क्या आप वाइल जेटर हैं? उसके हाँ बोलते ही एबनर और रॉबर्ट उसे गोलियों से भून देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अपने अगले टारगेट के लिए एबनर उस खबरी से मिलता है, जो एबनर को लुइस नाम के आदमी से मिलवाता है। लुइस बताता है, मैं लोगों के लिए खबरें देता हूँ, बदले में मोटी रकम लेता हूँ, यही मेरा काम है। मूवी के अगले सीन में एबनर और उसकी टीम न्यूज़ देख रही होती है। आतंकवादियों ने लुफ्थांसा जेट को हाईजैक कर लिया है। बदले में उन 3 आतंकवादियों को छोड़ने की मांग की है, जो जर्मनी की जेलों में बंद है, जिन्होंने म्यूनिक में खिलाड़ियों को किडनैप किया था और जर्मनी ने उनकी ये शर्त मान ली है और उन्हें छोड़ दिया है। वो आतंकी अब लीबिया में हैं, जहां उनका स्वागत हो रहा है। वो अरब देशों के लिए हीरो बन चुके हैं। यह देखकर स्टीव को गुस्सा आ रहा था और वह लीबिया जाकर उन्हें वहीं ख़त्म करने की बात करता है, लेकिन एबनर ऐसा करने से मना करता है,
क्योंकि उन्हें अरब देशों में जाने की परमिशन नहीं है। और एबनर अपनी टीम को महमूद हमसारी के बारे में बताता है जो पेरिस में है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है। महमूद हमसारी इंटरव्यू दे रहा है। इंटरव्यू लेने वाला कोई और नहीं, रॉबर्ट ही है। तभी वहाँ महमूद हमसारी की वाइफ आ जाती हैं और उन दोनों के बीच आर्गूमेंट होने लगता है। या देख, रॉबर्ट हमसारी से बोलता है, क्या मैं एक फ़ोन कॉल कर सकता हूँ? तब हमसारी बताता है फ़ोन हॉल में रखा है। रॉबर्ट वहाँ जाता है, फ़ोन का मॉडल नंबर नोट करता है और फ़ोन की साइज़ लेने लगता है। तभी वहाँ हमसारी की बेटी आ जाती है, जिसे देख रॉबर्ट उसे हेलो बोलता है और उसकी बेटी पियानो बजाने लगती है। मूवी के अगले सीन में एबनर, रॉबर्ट और कार्ल हमसारी के घर जाते हैं जब कोई नहीं होता है। रॉबर्ट हमसारी के फ़ोन को चेंज कर दूसरा फ़ोन लगा देता है जिसमें बम फिट किया है और एबनर को बताता है कि फ़ोन उठाते ही रिमोट में रेड लाइट जलेगी और रिमोट में चाबी लगाकर घुमाते ही बस काम ख़त्म। मूवी के अगले सीन में कार्ल हमसारी के घर के सामने एक फ़ोन बूथ में एबनर के इशारे का इंतज़ार कर रहा है। हैंस, रॉबर्ट और स्टीव कार में रहते हैं। हमसारी की वाइफ अपने बेटी के साथ घर से बाहर आती है और कार में बैठकर स्कूल के लिए निकल जाती है। एबनर टोपी उतार कर इशारा करता है। कार्ल फ़ोन लगाने लगता है। तभी रॉबर्ट की कार के सामने ट्रक आ जाता है। एबनर अपनी टोपी उतार कर कार्ल को फ़ोन न लगाने का इशारा करता है। कार्ल रुक जाता है। एबनर रॉबर्ट के पास जाता है और पूछता है, क्या ये ट्रक सिग्नल को ब्लॉक कर रहा है? रॉबर्ट बोलता है नहीं। एबनर पूछता है, क्या रिमोट सही से काम कर रहा है? रॉबर्ट कहता है हाँ, काम कर रहा है। लेकिन तब तक हमसारी की बेटी घर में वापस आ जाती है और एबनर ये देख नहीं पाता है। कार्ल फ़ोन लगाता है। फ़ोन हमसारी की बेटी उठाती है। कार्ल उसकी आवाज़ सुनकर फ़ोन काट देता है और रॉबर्ट को रोकने के लिए दौड़ने लगता है। रॉबर्ट के पास पहुंचकर रॉबर्ट को रोक देता है। हमसारी की बेटी वापस स्कूल चली जाती है। हमसारी का फ़ोन बजता है। सामने से आवाज़ आती है, महमूद हमसारी। उसके हाँ बोलते ही वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। एबनर और उसकी टीम वहाँ से निकलकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ कार्ल बताता है हमसारी बच गया है और हॉस्पिटल में है। एबनर अपनी टीम को नए टारगेट के बारे में बताता है। इसका नाम है हुसैन अब्दुल चीर। ये होटल में रहता है जिसे केजीबी वाले होटल तक छोड़ने आते हैं। रॉबर्ट अपनी डिवाइस के बारे में बताता है। अब्दुल चीर जैसे ही बेड पर लेटेगा ये डिवाइस एक्टिव हो जाएगी और रिमोट का बटन दबाते ही अब्दुल चीर को उड़ा देंगे। प्लान के अकॉर्डिंग सभी होटल पहुंचकर अब्दुल चीर के बेड के नीचे बम लगा देते हैं और एबनर अब्दुल चीर के बगल वाला रूम ले लेता है, जहां से वो लाइट बंद कर रॉबर्ट का इशारा करेगा। यहाँ कार्ल अपनी टीम को बताता है कि हमसारी ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है। मूवी के अगले सीन में कार्ल, स्टीव, रॉबर्ट और हैंस होटल के सामने एबनर के इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं, जो अब्दुल चीर के आने का वेट कर रहा है। थोड़ी देर बाद एबनर लाइट बंद कर इशारा करता है और वहाँ विस्फोट हो जाता है। ये विस्फोट इतना ज़ोरदार था कि होटल के कई कमरे तहस नहस हो जाते हैं, जिससे एबनर भी चोटिल हो जाता है। सभी वहाँ से निकलकर एक बोट में पहुँचते हैं और रॉबर्ट पर गुस्सा करने लगते हैं। बम बहुत ही पावरफुल था, इसमें बहुत से लोग मारे जा सकते थे और एबनर की भी जान जा सकती थी। तब रॉबर्ट बताता है, ये वो विस्फोटक नहीं है जो मैंने मंगाया था, किसी ने इसका लेबल बदलकर दूसरा विस्फोटक दे दिया है। हैंस एबनर से पूछता है, क्या ये विस्फोटक लुइस ने दिया था? एबनर बोलता है हाँ, मगर लुइस ना होता तो ये मिशन फेल हो चुका होता। स्टीव पूछता है, ये बोट किसकी है? एबनर बताता है, लुइस ने बंदोबस्त किया है। एबनर लुइस से मिलने चला जाता है। लुइस एबनर को बताता है, तुम्हारी लिस्ट के 3 लोग लेबनान में हैं, जिनका नाम है कमाल अदनान, कमाल नसीर और अबू यूसुफ। एबनर अपनी टीम के पास आता है, जहाँ एफ्रेम भी आया हुआ है, जो इन्हें लेबनान जाकर ऑपरेशन को अंजाम देने से मना करता है, पर एबनर उनकी बात नहीं मानता है। तो एफ्रेम उसे अपनी टीम को लेबनान जाने के लिए हाँ बोल देता है और साथ ही 15-20 कमांडर भी भेजता है, क्योंकि उन तीनों आतंकवादियों की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट थी। एबनर उसकी टीम समुद्र के रास्ते रात में लेबनान पहुंच जाते हैं और उन तीनों आतंकवादियों को मारकर वहां से निकल जाते हैं। ये बात लुइस को पता चल जाती है कि एबनर इजराइल के लिए काम करता है। लुइस एबनर से बोलता है कि उसके पापा एबनर से मिलना चाहते हैं। एबनर उनसे मिलने चला जाता है। वो एबनर से मिलकर खुश होते हैं और बताते हैं वो इसके लिए काम करते रहेंगे, क्योंकि एबनर उन्हें अच्छे पैसे देता है। एबनर लुइस से उन 11 आतंकवादियों में मेन आदमी अली हसन सलामी की डिटेल मांगता है, पर लुइस मना कर देता है और अबू जैद की डिटेल देता है, जो एथेंस में है। एबनर बोलता है, अबू जैद नाम का कोई भी आदमी हमारी लिस्ट में नहीं है। तब लुइस बताता है, अबू जैद ही केजीबी का वो कॉन्टैक्ट है जो अब्दुल चीर की जगह अपॉइंट किया गया है। एबनर बोलता है, ठीक है, एथेंस में हमारे लिए जगह ढूंढो। एबनर और उसकी टीम एथेंस जाते हैं और लुइस के बताए हुए जगह पर पहुंच जाते हैं। रात को जब एबनर और उसकी टीम सो रहे होते हैं, उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई पड़ती है और सब अपनी गन्स लेकर रेडी हो जाते हैं।
बाहर से 4 आदमी आते हैं, वो भी इन पर गन चढ़ा देते हैं और उनमें से एक आदमी अपना नाम अली बताता है। वो ओमान से आए हैं और इस जगह पर 2 रात रुकने के लिए पैसे दिए हैं। एवनर उन्हें भी साथ रुकने देता है। दूसरे दिन कॉल और रॉबर्ट अबू जैद के घर जाते हैं और रॉबर्ट जैद के टीवी में बम लगा देता है। रात को जब जैद घर आता है तो एवनर और उसकी टीम देखती है कि अली जैद की सिक्योरिटी में लगा है। अली वही आदमी है जो रात में उसके रूम में आया था। जैद अपने रूम में चला जाता है और रॉबर्ट बटन दबाता है, पर इस बार कोई विस्फोट नहीं होता है। ये देखकर हैंस अपने बैग से बम निकालता है और जैद के घर में जाकर बम फेंक देता है और वहाँ विस्फोट हो जाता है, जिससे हैंस भी चोटिल हो जाता है और कार की तरफ भागने लगता है। अली हैंस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन कार्ल अली को गोली से उड़ा देता है। एवनर और उसकी टीम वहाँ से निकल जाते हैं। एवनर लुइस से मिलता है और अबू हसन सलामी की डिटेल लेता है, जो म्यूनिख घटना का मास्टरमाइंड है, और बताता है सलामी लंदन में है, जिसे CIA प्रोटेक्ट कर रही है। कार्ल और एवनर सलामी की रेकी करते हैं। सलामी के साथ हर समय उसके बॉडीगार्ड रहते हैं। एवनर और उसकी टीम सलामी के साथ उसके बॉडीगार्ड को भी मारने का प्लान बनाते हैं। एवनर और उसकी टीम सलामी को मारने ही वाले होते हैं कि 3 आदमी आ जाते हैं और एवनर को पकड़कर पिए हुए आदमी का नाटक करते हैं। तभी स्टीव एवनर को छुड़ाकर वहाँ से ले जाता है। उतनी देर में सलामी वहाँ से निकल चुका था। एवनर के साथ उलझने वाले तीनों आदमी जाने लगते हैं और जाते समय एवनर को मिडिल फिंगर दिखाते हैं, जिन्हें देखकर स्टीव बोलता है ये साले अमेरिकन CIA से हैं, इन्होंने सलामी को बचाया है। मूवी के अगले सीन में एवनर एक बार में होता है, जहाँ एक खूबसूरत लड़की एवनर को अपने साथ होटल में रुकने को बोलती है, पर एवनर उसे मना करके वापस रूम में जाने लगता है। जाते हुए कार्ल से मिलता है और कार्ल को भी वार्न करता है कि बार में एक खूबसूरत लड़की है, वो इसकी बातों में ना फंसे। ये बोलकर एवनर वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। कुछ समय बाद रूम से बाहर आता है। उसे कार्ल के रूम से परफ्यूम की स्मेल आती है और समझ जाता है ये उसी लड़की की परफ्यूम है जो बार में मिली थी। कार्ल का रूम भी लॉक नहीं था। एवनर अंदर जाता है, जहाँ कार्ल बिना कपड़ों के ही मरा पड़ा था, जिसके सिर में चोट के निशान थे। एवनर रोने लगता है और लुइस के पास जाता है। लुइस एवनर को उस लड़की की डिटेल देता है और बताता है वो डच है जो नीदरलैंड में रहती है। एवनर, हैंस और स्टीव तीनों नीदरलैंड पहुंच जाते हैं और उस लड़की को भी बिना कपड़ों के ही पाइप गन से शूट कर देते हैं। स्टीव, हैंस, एवनर एक साथ ड्रिंक करते हैं और सोने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद स्टीव एवनर के पास आता है और बताता है मैं हैंस के घर गया था, वो अपने घर पर नहीं लौटा है। स्टीव और एवनर हैंस को ढूंढने लगते हैं। एक नदी के पास बेंच पर हैंस दिख जाता है। पास जाने पर देखते हैं कि हैंस को भी किसी ने चाकू से मार दिया है। कार्ल और हैंस की मौत से एवनर बहुत डर जाता है। उसे लगता है अगला टारगेट वो भी हो सकता है, इसलिए वो अपने टीवी, बेड, फ़ोन को खोलकर चेक करने लगता है, कहीं किसी ने बम तो नहीं रखा है। मूवी की अगली सीन में रॉबर्ट अपने घर में बम बना रहा होता है, तभी एक धमाका होता है और रॉबर्ट की भी मृत्यु हो जाती है। एवनर लुइस से मिलता है और अली हसन सलामी की डिटेल लेकर स्टीव के साथ उसे मारने के लिए निकल जाता है। सलामी अपने घर में पार्टी कर रहा होता है, वहाँ बहुत से लोग भी होते हैं। एवनर सलामी को मारने ही वाला होता है। एक गार्ड उसे देख लेता है और चिल्लाने लगता है। एवनर उसे गोली मार देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर सभी सिक्योरिटी वाले एवनर और स्टीव पर गोली चलाने लगते हैं, पर किसी तरह एवनर और स्टीव वहाँ से भाग जाते हैं और एवनर वापस इजराइल चला जाता है। एयरपोर्ट पर उसके वेलकम के लिए 2 सैनिक मिलते हैं और बताते हैं हमें नहीं पता आप कौन हैं, क्योंकि हम जूनियर्स हैं, लेकिन आपने देश के लिए जो किया है हमें उस पर गर्व है। एवनर एफ्रेम से मिलने जाता है। एफ्रेम उससे लुइस का फ़ोन नंबर और एड्रेस पूछता है, पर एवनर देने से मना कर देता है और बताता है वो लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे, वो वफ़ादार हैं, जिससे एफ्रेम गुस्सा हो जाता है और कोर्ट मार्शल करने को बोलता है। एवनर बोलता है आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए काम नहीं करता हूँ, और एवनर घर चला जाता है। एवनर अपनी वाइफ से मिलने जा रहा होता है। एयरपोर्ट पर एफ्रेम मिल जाता है और उसे छुट्टी मनाकर जल्द ही काम पर लौटने को बोलता है, लेकिन एवनर उसे मना कर देता है और अपनी वाइफ और लड़की से मिलने ब्रुकलिन चला जाता है, जहां उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। एवनर लुइस के डैड को कॉल करता है, जो एवनर को बताते हैं तुम्हें मेरी तरफ से कोई खतरा नहीं होगा। एवनर वहां से गुस्से में मोसाद ऑफिस जाकर चिल्लाता है और धमकाता है अगर मेरे परिवार को कुछ भी हुआ तो मैं पूरी दुनिया को सारा सच बता दूंगा, तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। एफ्रेम एवनर को फ़ोन कर उसे मिलने को बुलाता है और बताता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, हम तुम्हारा पीछा क्यों करेंगे, तुमने देश के लिए इतना बड़ा काम किया है, तुमने अच्छा काम किया है, पर तुम खुश नहीं हो। तुम सलामी को नहीं मार पाए, पर हम सलामी को भी मारेंगे। तुम्हें लगता है तुमने यह सब अकेले किया है, तुम तो बस ऑपरेशन का एक हिस्सा थे। क्या ये सुनकर तुम्हारा कुछ गिल्ट कम हुआ? एवनर पूछता है ये सब करके क्या मिला हमें, जिन लोगों को हमने मारा उनकी जगह दूसरों ने ले ली। एफ्रेम बोलता है इसी वजह से हमें लड़ते रहना होगा।
एवनर बोलता है, हमने इतने लोगों को किसके लिए मारा, फ़लस्तीनियों के लिए या आतंकवादियों के लिए? एफ्रेम बोलता है, तुमने उन्हें इजराइल के लिए मारा है, जो तुम छोड़कर चले आए हो। और उससे इजराइल वापस आने के लिए बोलता है। लेकिन एवनर उन्हें मना कर देता है और अपने घर खाने के लिए बुलाता है, पर एफ्रेम उसे मना कर चला जाता है और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। बाद में हमें बताया जाता है मोसाद ने अबू हसन सलामे को सन 1979 में मार दिया। ये कहानी एक सच्ची घटना है। ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड 20 सालों तक चला। मोसाद ने न सिर्फ यूरोप में, अरब देशों में भी जाकर उन सभी 11 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। हमारी ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।